जय हिंद। मेरा नाम है विभू सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एडुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे। ये करंट अफेयर की क्लास उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएपीएफ की, सीडीएस, एफकैट, एसएससी या किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये जो करंट अफेयर की क्लासेज है, इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, कहाँ से हम लोग करंट अफेयर लेके आते हैं इस क्लास में। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के लिए माने जाने वाली मैगजीन और न्यूज़पेपर है, जैसे कि द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल वीकली, वर्ड फोकस, द इंडियन एक्सप्रेस, सिविल सर्विसेज टाइम्स, ऐसी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज माने जाते हैं करंट अफेयर के लिए, वहां से हम लोग करंट अफेयर का कंटेंट लेके आते हैं और आपको इजी लैंग्वेज में समझाते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हैं तो आप हम लोगों का पेज फॉलो कर सकते हैं। इन तीनों जगह पे हम लोग इन्फोग्राफ्स अपलोड करते हैं डेली। इसके साथ साथ अगर आप जो है टेलीग्राम यूज करते हैं तो टेलीग्राम पे हम लोगों का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इस टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग एमसीक्यू सेंड करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ सेंड करते हैं और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज इस ग्रुप में सेंड करते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हम लोग क्लास। ये सारा हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपको वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। और आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से, जो कि ये है। ये करंट अफेयर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट है, इसने क्या बोला है, इसने ये बोला है कि नेशनल डॉल्फिन डे हम लोग 5 अक्टूबर को हर साल मनाया करेंगे। ठीक है, 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे की तरह ऑब्जर्व किया जाएगा। और ये बात कहने वाला कौन है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट। अब देखिए, यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखनी है। वो चीजें क्या है? सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर बात करें हम लोग डॉल्फिन की, ठीक है, अगर हम लोग बात करें डॉल्फिन की, तो डॉल्फिन से रिलेटेड कुछ चीजें आप लोगों को एकदम दिमाग में बैठा लेना है। क्यों? डॉल्फिन में सर ऐसा क्या है जो हम लोगों को दिमाग में बैठाना है? ध्यान समझिएगा। 2014 या 2015 में आईएएस के एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से आया था, डॉल्फिन के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि हमारे इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन है? इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन है? तो उसका आंसर था गैंगेटिक डॉल्फिन। क्या नाम था? गैंगेटिक डॉल्फिन। यानी ऐसी डॉल्फिन्स जो गंगा रिवर में पाई जाती हैं, उनको बोला गया है गैंगेटिक डॉल्फिन्स। इन गैंगेटिक डॉल्फिन्स का एक और नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं शुशु डॉल्फिन्स या गैंगेटिक डॉल्फिन। आप दोनों में से कुछ भी बोलिए, दोनों नाम एक ही है। ठीक है, तो ये जो गैंगेटिक डॉल्फिन है, ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया की। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो गैंगेटिक डॉल्फिन है, इसको 1801 में ऑफिशियली डिस्कवर किया गया था। ठीक है, और ये एक ऐसी डॉल्फिन है जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में रह सकती है। ठीक है, फ्रेश वाटर में रहने वाली एक यही फिश है जिसको कि गैंगेटिक डॉल्फिन या शुशु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो डॉल्फिन है ये कहां कहां पाया जाता है? तो ये जो गैंगेटिक डॉल्फिन है, ये इंडिया के आसाम में, बिहार में, झारखंड में, यूपी में और वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। ये जो गैंगेटिक डॉल्फिन है, आसाम, बिहार, झारखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। इसको 1801 में ऑफिशियली खोजा गया था। इस गैंगेटिक डॉल्फिन का एक और नाम है जिस नाम से हम लोग कहते हैं इसको शुशु। और डॉल्फिन जो है, गैंगेटिक डॉल्फिन जो है, ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का। ठीक है, इसके ऊपर 2015 में यूपीएससी के आईएएस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, और वो क्वेश्चन ये था कि इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, जो गैंगेटिक डॉल्फिन है वो इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। उसके साथ साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट जो है, इसने नेशनल डॉल्फिन डे को कब रखा है? 5 अक्टूबर को हम लोग मनाएंगे नेशनल डॉल्फिन डे की तरह। ठीक है, तो इस करंट अफेयर के बारे में इतना ही था। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर में। ठीक है, अगला करंट अफेयर क्या है, ध्यान से समझिएगा। आप लोग अक्सर ये देखते हैं कि रोड पे बहुत सारे एनिमल्स, जैसे कि काऊ हो गए और कुछ जो रोडिशियन डॉग्स होते हैं वो
है ना। और कुछ कभी कभी पिग्स भी आप लोगों को दिख जाएंगे, ऐसे रोड पे टहलते रहते हैं, या और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनको स्ट्रीट एनिमल बोला जाता है। बहुत सारे स्ट्रीट एनिमल जो है आप लोगों को अक्सर रोड पे घूमते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, इन स्ट्रीट एनिमल से क्या होता है कि बहुत सारा एक्सीडेंट होता है। ठीक है, स्ट्रीट एनिमल से बहुत सारा इंडिया में एक्सीडेंट होता है, उसमें जिनका एक्सीडेंट हो रहा है उनको भी चोट लग रही है, और स्ट्रीट एनिमल जो है उनको भी चोट लग रही है। इन स्ट्रीट एनिमल्स को बहुत सारी डिजीजेस भी रहती हैं, है ना, इनको बहुत सारी बीमारी भी रहती है, जिससे इन्फेक्शन वगैरह फैलने का भी डर रहता है। तो तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु ने बोला है, तमिलनाडु इंडिया का जो स्टेट है तमिलनाडु, तमिलनाडु ने क्या बोला, तमिलनाडु ने ये बोला है कि हम लोग इंडिया की पहली एम्बुलेंस लेके आ रहे हैं जो कि स्ट्रीट एनिमल्स की देखभाल करेगी। स्ट्रीट एनिमल्स के लिए एम्बुलेंस लाने के लिए सबसे पहला इनिशिएट किसने किया? तमिलनाडु ने किया। इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बना तमिलनाडु जिसने स्ट्रीट एनिमल के लिए एम्बुलेंस लेके आया। ठीक है, तो तमिलनाडु का ये काफी अच्छा काम था, है ना। तमिलनाडु ने काफी अच्छा काम किया है, इंडिया में पहली बार स्ट्रीट एनिमल्स के लिए एम्बुलेंस लेके आई है। अगर आपको कहीं पे भी, अगर आप तमिलनाडु या चेन्नई में रह रहे हैं, वहां पे आपको कोई भी स्ट्रीट एनिमल दिखा जिसको कोई चोट लगी है या कोई भी उसको प्रॉब्लम है, तो आप आसानी से इस एम्बुलेंस को फोन करिए, वो एम्बुलेंस आएगी और उन स्ट्रीट एनिमल को लेके जाएगी और उनके डिसीजेस को क्योर करेगी या उनको जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सही करेगी। ठीक है, तो एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि इंडिया का सबसे पहला स्ट्रीट एनिमल्स के लिए एम्बुलेंस कहां पे चलाई गई, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु, चेन्नई में। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान से समझिएगा। इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है ये इस्टेब्लिश किया गया है कहां पे? तमिलनाडु में। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है तमिलनाडु में इस्टेब्लिश किया गया है। तो तमिलनाडु में किस जगह इस्टेब्लिश किया गया है? तो साउथर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, SPIC। ये जो SPIC की फैक्ट्री है तमिलनाडु में, वहां पे इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया गया है। अब ये सोलर प्लांट क्या होता है इसको देखिए। मान लीजिए कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं, यहां पे पानी है, ठीक है, ये पूरा पानी है, कोई वाटर बॉडी है, रिवर है। एक इस रिवर में बहुत सारे सोलर प्लेट्स जो होती हैं वो लगा दिए जा रहे हैं। देख रहे हैं इतना बड़ा सोलर प्लेट लगा है, इतने सारे सोलर प्लेट जो है एक साथ लगाए गए हैं। ठीक है, तो काफी बड़ा सा एक प्लांट लगाया गया है तमिलनाडु में, सोलर प्लांट लगाया गया है। ठीक है, तो इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां लगा है? तमिलनाडु में। किस जगह? SPIC की फैक्ट्री में लगा है। अब ये जो सोलर प्लांट इंडिया में लगा हुआ है, ठीक है, सबसे बड़ा तमिलनाडु में लगा है, SPIC की फैक्ट्री में लगा है। लेकिन इसको फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहां इमेज में देखिए, ये रिवर में, ये रिवर के ऊपर बना है, रिवर के ऊपर फ्लोट कर रहा है ना, रिवर या किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। ये पूरा का पूरा सोलर पावर प्लांट जो है ये किसी वाटर बॉडी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। अब ध्यान से समझिएगा, इसके कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है। ये जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यहां पे है जो कि तमिलनाडु में लगाया गया है SPIC की फैक्ट्री के पास, इसके कुछ एडवांटेज है और डिसएडवांटेज भी है। इसके एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहली बात, अगर इतना बड़ा आपको सोलर पावर प्लांट लगाना है तो उसके लिए काफी ज्यादा जमीन की जरूरत होती, और इतना बड़ा देखिए यहाँ पे, इतना बड़ा अगर आप सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं तो आप जितनी भी जमीन लगाते उस जमीन पे आप और कुछ नहीं कर सकते थे। तो लैंड जो वेस्ट हो जाता सोलर प्लांट लगाने की वजह से, वो लैंड वेस्ट नहीं होगा। ये रिवर के ऊपर लगा है या किसी वाटर बॉडी के ऊपर लगा है, ठीक है, तो लैंड एक्वाइजेशन का कोई भी इश्यू नहीं आएगा। दूसरा, ये जब सोलर प्लांट चलता है तो इस पे धूप पड़ती है, काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, गर्म होने के बाद इसको जो है कूल होने यानी ठंडा होने का भी टाइम चाहिए रहता है, पर ये ऑलरेडी पानी में है,
ये किस चीज में है, वाटर बॉडी के ऊपर है। तो अगर ये सोलर प्लांट जो है वाटर बॉडी के ऊपर है तो क्या ये बोल सकते हैं कि ये सोलर जो प्लांट लगा है ये काफी ज्यादा आसानी से ठंडा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये सोलर पावर प्लांट जो लगा है ये काफी ज्यादा आसानी से ठंडा हो जा रहा है तो इसको कूल करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और इससे ये 5 से 10%, 5 to 10% ज्यादा इफेक्टिवली ये सोलर प्लांट वर्क कर पाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ एक और इसका एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि आप लोगों को पता है जब धूप ज्यादा तेज होती है तो वाटर बॉडीज में से वाटर इवोपरेट हो जाता है। पानी क्या होता है, वाटर इवोपरेट हो जाता है, पानी बहुत ज्यादा इवोपरेट होता है। तो अब अगर इस पानी के ऊपर यहाँ पे ऐसे ऐसे पूरा सोलर प्लांट लग गया है तो जब नीचे जो पानी है इस पे धूप पड़ेगी ही नहीं तो इवोपरेट कहां से होगा, तो वाटर इवोपरेशन जो है ये थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या होगा, अगर वाटर इवोपरेट नहीं हो रहा है तो वाटर की क्वालिटी जो है, वाटर की क्वालिटी जो है ये काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो इवोपरेशन नहीं हो रहा है पहला, दूसरा उसके बाद आप इसमें से पानी तो अब नहीं निकाल पाएंगे या पानी तो आप गंदा कर नहीं पाएंगे, इस वजह से वाटर की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। अब इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, इस फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, कॉस्ट इसमें ज्यादा लगेगी, पैसा ज्यादा खर्च हो जाएगा ऐसे पावर प्लांट को लगाने में, पहली चीज। दूसरा, सेफ्टी का इश्यू आएगा। ठीक है, क्यों सेफ्टी का इश्यू आएगा? आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, हो सकता है आप लोग जानते भी हो थोड़ा बहुत साइंस अगर पढ़े होंगे तो। सबसे पहली चीज, सोलर पावर प्लांट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये लगा कहां है, पानी के ऊपर लगा है, वाटर बॉडी के ऊपर लगा है। अगर कभी भी कोई हादसा होता है तो पूरे इस वाटर बॉडी में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट पूरे वाटर बॉडी में आ जाएगा तो इससे खतरा होने का भी डर है, इस वजह से थोड़ा सा इसके साथ सेफ्टी की भी इश्यू है। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा यह है कि ये वाटर बॉडी के ऊपर है। ये किस चीज के ऊपर है, पानी के ऊपर लगाया गया है। अब अगर इसको पानी के ऊपर लगाया गया है, ठीक है, तो पानी के ऊपर लगा है, ठीक, सिंपल सी चीज है, समझ में आ चुकी होगी, पानी के ऊपर लगा है। अब अगर कोई भी चीज पानी के ऊपर लगाएंगे आप तो वो खराब होगी। ठीक है, उसका डिग्रेडेशन होगा। और आप ये सोलर प्लांट जो लगा रहे हैं ये जाहिर सी बात है इसमें आयरन होगा ही होगा और आयरन में रस्टिंग होगी, इरोजन होगा। तो इस वजह से भी ये एक डिसएडवांटेज है कि इस जो सोलर पावर प्लांट है इसमें जो है डिग्रेडेशन हो सकता है, कोरोजन हो सकता है, रस्टिंग की भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये थी कुछ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, एक और जो इसका सबसे खतरनाक डिसएडवांटेज वो है, वो क्या है कि इस वाटर बॉडी में, जिस वाटर बॉडी के ऊपर भी इसको लगाया जाएगा, उस वाटर बॉडी के अंदर रहने वाले जो भी एक्वेटिक एनिमल होंगे, ठीक है, जितने भी एक्वेटिक एनिमल होंगे उनके लिए थोड़ा सा ये डिस्टरबेंस पैदा कर सकता है। बाकी अब आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है ये अच्छा है या नुकसान है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर में। अगला करंट अफेयर क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगला करंट अफेयर है कि इंडिया का पहला डिजिटल वाटर बैंक बनाया गया है और इसका नाम क्या है, एक्वेरियम। ठीक है, ये कहां बनाया गया है, कर्नाटक, बेंगलोर। अब ये क्या चीज है, ध्यान से समझिएगा। इंडिया का पहला डिजिटल वाटर बैंक बनवाया गया है कर्नाटक में। ठीक है, अब ये सर डिजिटल वाटर बैंक क्या है, ये कुछ नहीं है कि जितने भी वाटर है, जो भी पानी है, इसका पूरा ये डाटा रखेगा कि कितना पानी है, कितना वेस्ट हो रहा है, कितना नुकसान होगा, कितना परसेंट वाटर किस चीज में यूज हो रहा है, कितना इरिगेशन में यूज हो रहा है, कितना एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, कितना डोमेस्टिक कामों के लिए यूज हो रहा है, कितना इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है, कितना फैक्ट्री में यूज हो रहा है, उसके बाद कितना बच रहा है ना। कल के ही क्लास में हम बताए थे कि इंडिया में पूरे वर्ल्ड की 16% पॉपुलेशन इंडिया में ही रहती है और इस 16% पॉपुलेशन के लिए पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 4% वाटर हम लोगों को मिला है। ठीक है,
तो अब आप खुद सोच लीजिए कि इंडिया में पानी की, फ्रेश वाटर की कितनी ज्यादा कमी होने वाली है। ठीक है, तो ये डिजिटल वाटर बैंक क्या रखेगा कि जितना भी पानी है, जो भी वाटर है, इसका पूरा डाटा ये अपने पास रखेगा, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे जो है वाटर वेस्ट मैनेजमेंट काफी अच्छे से हो जाएगा। जो पानी ज्यादा नुकसान होता है वो सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। तो ये फायदा था डिजिटल वाटर बैंक का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। अगला करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ये करंट अफेयर क्या है कि नागालैंड जो है, नागालैंड की जो स्टेट असेंबली है, ठीक है, इसने क्या कर दिया है, इसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को जो है यूज करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं डिटेल में। देखिए, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, NEVA, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ठीक है, नागालैंड जो है पहली ऐसी स्टेट असेंबली बनी है हमारे कंट्री की जिसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज कर लिया है, और ये पहली स्टेट असेंबली बनी है कंट्री की जो कि पूरे तरीके से पेपरलेस हो चुकी है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ये पेपरलेस का कॉन्सेप्ट आया कहां से? पेपरलेस का कॉन्सेप्ट आया कहां से? दुबई, आप लोगों को मालूम है काफी ज्यादा डेवलप है। दुबई जो है फर्स्ट ऐसी कंट्री बना है पूरे वर्ल्ड में जो पेपरलेस गवर्नमेंट, मतलब पेपरलेस गवर्नमेंट बनने वाला पहला कंट्री कौन सा बना है? दुबई बना है। इसी दुबई को आइडियल मानते हुए इंडिया में एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, इंडिया में एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। क्या नाम रखा गया? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। अब सर इसका काम क्या है, इसका प्रोसेस भी समझा दीजिए, ये वर्क कैसे करता है। देखिए, सबसे पहली बात, हम लोगों को मालूम है कि हमारे हर स्टेट में एक स्टेट असेंबली होती है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ठीक है, विधान परिषद। यहां पे जो भी काम होता है सब कुछ पेपर में होता है, पेपर वर्क होता है। ठीक है, और जो भी हाउस की प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें पेपर का काफी ज्यादा यूज होता है। तो गवर्नमेंट का कहना है, ठीक है, गवर्नमेंट का कहना है कि हम लोग पेपरलेस काम करेंगे। जितनी भी असेंबलीज हैं, जो भी हाउस प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो हम लोग कैसे करेंगे? पेपरलेस करेंगे। वो कैसे करेंगे? पेपरलेस करेंगे। हम लोग बिना पेपर के जो है काम करेंगे। जितनी भी स्टेट असेंबली है, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, वो सब पेपरलेस हो जाए तो अच्छा रहेगा, पेपर का वेस्टेज कम होगा। ठीक है, तो इसलिए, और इसके साथ साथ डिजिटल इंडिया को प्रमोट करते हुए, ठीक है, डिजिटल इंडिया को प्रमोट करते हुए एक ऐप बनाया गया जिसका नाम है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। और ये ऐप ये कहता है कि हाउस की जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो सब ऐप के थ्रू होंगी, पेपरलेस होंगी। ठीक है, जो भी लॉ मेकिंग का काम है, आप लोगों को मालूम है असेंबलीज क्या करती हैं? लॉ बनाती हैं। तो इनका कहना है जो भी लॉ बनाने का काम है वो पूरे तरीके से डिजिटल हो जाए, क्योंकि हम लोग डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। तो लॉ मेकिंग का जो भी काम है वो पूरा डिजिटल हो जाए, है ना, पेपर का कम यूज हो। तो इस प्रोसेस को अपनाने के लिए नागालैंड जो है वो पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने अपने स्टेट असेंबली को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन दिया और पेपरलेस हो गया। उसके बाद अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात ने भी ये किया था और गुजरात ने अराउंड 11 करोड़ रुपीस सेव किए थे। ठीक है, तो गुजरात अराउंड 11 करोड़ रुपए सेव किया था। सोचिए अगर पूरे देश की असेंबली ऐसी हो जाएगी तो हमारे इंडिया को कितना ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो ये काफी एक अच्छी चीज थी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, है ना। इस एप्लीकेशन के थ्रू पूरा काम जो है हाउस का, जितनी भी स्टेट असेंबलीज हैं और बाकी सारी असेंबलीज है, उनका पूरे तरीके से काम कैसे होगा? डिजिटल होगा, बिना पेपर के होगा, और काफी ज्यादा ये इन्वायरमेंट के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। ट्रीज वगैरह कम काटने पड़ेंगे पेजेस के लिए, और उसके साथ साथ डिजिटल इंडिया को भी प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, इसको लाने के पीछे कौन सी मिनिस्ट्री जिम्मेदार है? तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करके नोटबुक में लिख लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर ने इस नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लाया है। ठीक है, इसका एक और फायदा क्या है? इनका कहना है कि इस नेशनल ई विधान एप्लीकेशन से हम लोग पूरे इंडिया के
जितनी भी असेंबली है सबको एक साथ कनेक्ट कर देंगे एक एप्लीकेशन पे। इनका एक और मोटो है वन नेशन वन एप्लीकेशन, वन नेशन वन एप्लीकेशन। पूरे देश की, पूरे कंट्री की जितनी भी असेंबली है, इन पूरे असेंबली को एक ही एप्लीकेशन के साथ जोड़ दिया जाएगा, डिजिटल इंडिया को प्रमोट करते हुए, और पेपर को बचाया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ इनका यह कहना है कि इस ऐप से, ये जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है, इस ऐप से काफी ज्यादा आसान तरीके से जो असेंबली है वो वर्क कर पाएगी। काफी इजीली जो है डॉक्यूमेंट शेयरिंग का, डिस्कशन का, ठीक है, और इंफॉर्मेशन शेयर करने का आसान तरीका मिल जाएगा। तो ये थी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज ई विधान एप्लीकेशन के ऊपर। एक क्वेश्चन यहां से किसी न किसी एग्जाम में आना कंफर्म है, तो इसको अच्छे से और इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला करंट अफेयर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ये करंट अफेयर क्या है, तो आइए देखिए। इस करंट अफेयर में यह है कि केरला जो है, ठीक है, केरला जो है पहला स्टेट बना है हमारे कंट्री का जिसने कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड का यूज किया है। अब ध्यान से समझिएगा ये क्या है कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड। देखिए, इस मेथड में सिंपल सा ये कहना है कि हम लोग एक ऐसा एग्रीकल्चर का सिस्टम लेके आ रहे हैं, हम किसान लोग एक ऐसा एग्रीकल्चर का सिस्टम लेके आ रहे हैं जिससे जमीन में ज्यादा से ज्यादा कार्बन स्टोर किया जाए। एक ऐसा एग्रीकल्चर का सिस्टम जिससे जो है लैंड ज्यादा से ज्यादा कार्बन को स्टोर करके रखे और इससे काफी ज्यादा अच्छे तरीके से खेती हो सकती है। अब ध्यान से समझिएगा ये क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है, ठीक है, सॉरी, इसका फायदा हम कर रहे हैं, इसका मेथड क्या है, किस तरीके से इस मेथड को फॉलो किया जाता है कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड का। तो इसका यह है कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट हम लोगों को अच्छा करना पड़ेगा, है ना। कार्बन फार्मिंग करने के लिए, कार्बन फार्मिंग जो होती है इसको करने के लिए हम लोगों को फॉरेस्ट मैनेजमेंट अच्छा करना पड़ेगा, यानी हम लोगों को डिफॉरेस्टेशन को रोकना पड़ेगा, है ना। उसके साथ साथ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लैंड कंजर्वेशन करना पड़ेगा, उसके साथ साथ रिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, है ना। रिफॉरेस्टेशन, आप लोग कमेंट करके बताइएगा डिफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोगों को फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है ये इंप्रूव करना होगा। तो इन सारे चीजों से हम लोगों का क्या होगा, जो कार्बन फार्मिंग होती है ये काफी अच्छी हो पाएगी। इसके साथ साथ हम लोगों को ग्रीन लैंड कंजर्वेशन भी करना होगा, ग्रीन लैंड कंजर्वेशन के थ्रू भी ये काफी अच्छा हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम लोगों को मिक्स्ड फार्मिंग भी अपनानी पड़ेगी। तो ये कुछ तरीका है जिससे जो है कार्बन फार्मिंग काफी अच्छे से हो सकती है। और इस चीज को करने के लिए केरला जो है पहला इंडिया का स्टेट बना है, पहला इंडिया का ऐसा स्टेट बना है जो कि कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड को अपना रहा है, ठीक है। इसके साथ हम लोग चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। अगला करंट अफेयर क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगला करंट अफेयर है इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन कुछ काम किया गया था, ठीक है। इंटरनेशनल वुमेन डे, आप लोगों का एक और काम है, कमेंट करके बताइए इंटरनेशनल वुमेन डे किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। उसके साथ इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो है, ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो है, इसने एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोशन देने के लिए, वुमेन्स को ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप में लाने के लिए एक स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है सामर्थ, ठीक है। तो सिंपल सा पूछ लेगा कि सामर्थ जो है ये किस चीज के लिए है, तो वुमेन्स को ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप में लाने के लिए। और ये सामर्थ को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है उसने, इस मिनिस्ट्री ने इस सामर्थ को लॉन्च किया है, ठीक है। अब अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। अगला करंट अफेयर क्या है, अगला करंट अफेयर काफी ज्यादा स्टैटिक करंट अफेयर है, इसको आपको बस एज इट इज रट लेना पड़ेगा। सेंट्रल ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, इन्होंने जस्टिस धीरूभाई नारायण भाई पटेल को चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट अपॉइंट
जो चीफ जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, इनको एज अ चेयरपर्सन अपॉइंट किया है कहा कि टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एफिलिएटेड ट्रिब्यूनल का। ठीक है, ये एकदम स्टैटिक करंट अफेयर है, ये याद करना पड़ेगा। पर्सन इन न्यूज से जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, तो आपको इनका नाम याद रखना है। धीरू भाई नारा भाई पटेल जो कि चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट है, उनको एज अ चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। ठीक है, इसके साथ हम लोग चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर की, जो कि एक और बहुत ही ज्यादा स्टैटिक करंट अफेयर है, और ये पर्सन इन न्यूज वाला करंट अफेयर है। ये क्या है? अजय भूषण पांडे जो है, इनको नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया, किस चीज का? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का, NFRA के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अजय भूषण पांडे जी बने हैं। ठीक है, इसके बाद अगला एक और स्टैटिक करंट अफेयर, स्टैटिक करंट अफेयर की लाइन लगी है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या ही बताएं कि गिलबर्ट हुंसबो जो है, इनको जो है अगला डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके गिलबर्ट हुंसबो जो है वो अगले डायरेक्टर जनरल बनेंगे। ठीक, इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर में। अगला करंट अफेयर देख लीजिए क्या है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन इंडिया की डेमोक्रेसी के मामले में हालत थोड़ी गंभीर बताई गई है, और इंडिया की 97th पोजीशन बताई गई है डेमोक्रेसी में। एक रिसर्च हुई है, उस रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया जो है 97th रैंक में है। ठीक है, एक डेमोक्रेसी रिपोर्ट पब्लिश की गई है, किसके द्वारा? वीडेम इंस्टीट्यूट। वीडेम इंस्टीट्यूट जो है उसने एक डेमोक्रेसी की रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें यह बताया है इंडिया जो है 97th पोजीशन पे है, और स्वीडन जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। तो स्वीडन की डेमोक्रेसी काफी ज्यादा अच्छी बताई गई है, और इंडिया की डेमोक्रेसी की हालत काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि इंडिया की पोजीशन 97 नंबर पे है। ठीक है, इसके साथ हम लोग चलते हैं अगले करंट अफेयर में। अगला करंट अफेयर क्या है, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। देखिए, अगला करंट अफेयर ये है कि जो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, उसको स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग फॉर द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ईयर का अवार्ड मिला है। इस चीज में एक स्कॉच ग्रुप है जो कि एक अवार्ड देता है। इस बार ये अवार्ड जो है आंध्र प्रदेश फिर से जीता है, और पिछले बार भी आंध्र प्रदेश ही इस अवार्ड को जीता था। तो लगातार 2 बार जो है आंध्र प्रदेश इस अवार्ड को जीता है। ठीक है, स्कॉच एक ग्रुप है। ठीक है, ये ग्रुप एक अवार्ड दे रहा है। ठीक है, स्टेट ऑफ गवर्नेंस के बेसिस पे ये एक अवार्ड देता है। ठीक है, स्टेट ऑफ गवर्नेंस के बेसिस पे एक अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड को आंध्र प्रदेश जीता है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस अवार्ड जो होता है, इसको आंध्र प्रदेश इसमें फिर से फर्स्ट आया, और ये अवार्ड आंध्र प्रदेश को मिला है। इसके बाद अगला करंट अफेयर जो है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, स्कॉट हॉल इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। स्कॉट हॉल इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की। ठीक है, वो रिपोर्ट क्या है? वो रिपोर्ट ये है कि 2017 से लेके 2021 तक इनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2017 से लेके 2021 तक में इंडिया और सऊदी अरेबिया जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर्स पाए गए हैं आर्म्स के। ठीक है, सबसे ज्यादा हथियार को इंपोर्ट करने में नाम आया है इंडिया और सऊदी अरेबिया का। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है वो किसने रिलीज की है? स्टॉक हॉल इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। ये रिपोर्ट पब्लिश की है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर। ये रिपोर्ट किसमें पब्लिश की है इन्होंने? ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया और सऊदी अरेबिया जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर्स पाए गए हैं आर्म्स के। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये, इसको भी ध्यान से लिख लीजिएगा अपने नोट बुक में या कहीं पे भी दिमाग में, नोटबुक में, अपने नोटिस बोर्ड में, जहां भी लिखना है लिखिए। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हो सकता है आने वाले CAPF और CDS एग्जाम में ये पूछ ले।
ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले करंट अफेयर में। अगला करंट अफेयर क्या है, ये भी काफी ज्यादा दुखद करंट अफेयर है। करंट अफेयर की भी कई कैटेगरी होती है, कुछ करंट अफेयर होते हैं जो खुशी देते हैं और कुछ करंट अफेयर होते हैं जो बहुत ही ज्यादा दुख देते हैं। तो ये भी एक बहुत दुख देने वाला करंट अफेयर है। करंट अफेयर क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला गया। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स या रिपोर्ट निकाली गई 2021 की। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की 120th पोजीशन है। कितनी खराब स्थिति है इंडिया की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मामले में। ठीक है, और इस रिपोर्ट में सबसे अच्छा कौन है, तो फिनलैंड जो है ये सबसे अच्छी पोजीशन पे है और इंडिया की 120th पोजीशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। अगला करंट अफेयर भी एक बहुत ही ज्यादा दुखद करंट अफेयर। दुखद करंट अफेयर क्यों है, ध्यान से सुनिएगा। ये करंट अफेयर है न्यू दिल्ली का। न्यू दिल्ली हमारे देश की कैपिटल। ठीक है, अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड की, ठीक है, अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कैपिटल सिटी है उनको देखें तो न्यू दिल्ली जो है सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है पूरे वर्ल्ड की। और बधाई हो दिल्ली वासियों को कि वो लोग लगातार 2 बार इस अवार्ड को जीते हैं, है ना। तो दिल्ली वालों थोड़ी शर्म करो, है ना। क्या ही बोला जाए अब तुम लोगों को। न्यू दिल्ली वालों, देश की राजधानी हो, देश की कैपिटल हो और पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी अगर कोई है तो वो दिल्ली है ना। लगातार 3 ऐसे करंट अफेयर हम लोग अभी पढ़े हैं जो काफी दुखद है। एक ये, उसके पहले ये वाला कि इंडिया 120th पोजीशन पे है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, और उसके पहले ये वाला कि इंडिया बहुत ज्यादा आर्म्स जो है मंगा रहा है, इंडिया बहुत ज्यादा आर्म्स खरीदा है। ये दुखद हम लोगों के लिए नहीं है, ये दुखद है पाकिस्तान और चाइनीज के लिए। पाकिस्तान और चाइना के लिए ये करंट अफेयर काफी दुख भरा हो सकता है। तो पाकिस्तान और चाइना देख लो, इंडिया बहुत ज्यादा आर्म्स वगैरह इंपोर्ट किया है, बाकी अपना तुम लोग देखो समझो, है ना। तो लगातार 2 दुखद करंट अफेयर हम लोग पढ़े हैं। अगली दुखद करंट अफेयर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। दुखद करंट अफेयर ये है कि न्यू दिल्ली जो है वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है और ये लगातार 2 बार से है। ठीक है, और दिल्ली के बाद जो सेकंड नंबर पे है वो है ढाका। बांग्लादेश की जो कैपिटल सिटी है ढाका, वो सेकंड नंबर पे है। ठीक है, ढाका के बारे में एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ठीक है, वो करंट अफेयर आप लोग आगे पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे यहीं पे बता देते हैं। ढाका जो है ये सबसे ज्यादा नॉइस पोल्यूशन, हाँ नॉइस पोल्यूशन में भी ये सिटी टॉप की है। ठीक है, तो ढाका जो है वो सेकंड नंबर पे है वर्ल्ड की सबसे पोल्यूटेड कैपिटल सिटीज में, और नॉइस पोल्यूशन में भी ढाका सबसे नंबर 1 पे है। क्या ही कहना, ढाका वालों ढोकला खाओ, क्या ही करोगे। आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे कुछ अच्छी करंट अफेयर आई है। अच्छी करंट अफेयर क्या है, गुजरात, मोदी जी का घर, है ना। मोदी जी का जो घर है गुजरात, नीति आयोग के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 नीति आयोग की एक रिपोर्ट आती है एक्सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, कौन कितना एक्सपोर्ट किया इसके ऊपर नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट में गुजरात जो है वो टॉप पे है। गुजरात से बहुत ज्यादा क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है, यानी गुजरात से बहुत सारा सामान इंडिया के बाहर दूसरे कंट्रीज में भेजा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा गुजरात जो है वो टॉप पोजीशन पे है इंडिया में किस चीज के, एक्सपोर्ट करने में। और ये जो रिपोर्ट है, ये जो इंडेक्स है, ये कहां से आया है, ये नीति आयोग ने इस इंडेक्स को रिलीज किया है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले करंट अफेयर में। अगला करंट अफेयर क्या है, देखिए वही वाला करंट अफेयर है ढाका का। ढाका का सबसे ज्यादा नॉइस पोल्यूटेड सिटी है पूरे अर्थ पे। अगर पूरे अर्थ पे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा नॉइस पोल्यूशन कहाँ होता है, तो बांग्लादेश में होता है। बांग्लादेश में कहाँ, बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, वहां पे। तो ध्यान रखिएगा, ढाका जो है पूरे अर्थ पे ग्लोबली सबसे ज्यादा नॉइस पोल्यूशन कहां पे होता है, ढाका में होता है, जो कि कैपिटल है बांग्लादेश की। ठीक है, और उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि इंडिया इसमें काफी ज्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में एक शहर है मुरादाबाद।
ठीक है, जो कि सेकंड नंबर पे आता है। मुरादाबाद वालों ने दिल तोड़ दिया, इनकी बिरयानी काफी अच्छी होती है, पर ये लोग भी नॉइस पोल्यूशन में सेकंड नंबर पे आ गए हैं, क्या ही बोला जाए अब। ठीक है, तो मुरादाबादों में जितने भी रहने वाले लोग हैं मुरादाबाद में, वो लोग बिरयानी पे ध्यान दो, नॉइस पोल्यूशन पे नहीं। ठीक है, अगला करंट अफेयर क्या है? अगला करंट अफेयर ये है कि, चलिए छोड़िए इसको, अगले करंट अफेयर में कवर कर देंगे। सिंपल सा करंट अफेयर ये है कि 31st साउथ एशियन गेम जो है ये कहां पे होने वाला है? ये वियतनाम में होने वाला है, वियतनाम में होगा। पुराना करंट अफेयर है, इग्नोर करिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला करंट अफेयर ये है कि जो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन है मिथाली राज, ठीक है, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है मिथाली राज, वो पहली ऐसी वुमेन बनी है जो लगातार 6 वर्ल्ड कप में आ चुकी हैं। ठीक है, लगातार 6 वर्ल्ड कप खेली है मिथाली राज, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन भी है। इनका घर राजस्थान में है, ये राजस्थान की रहने वाली है ना। तो राजस्थान से जो भी लोग हो क्लास में, वो लोग एक बार #प्राउड राजस्थान कमेंट कर देना, करने का मन हो तो। उसके बाद अगला करंट अफेयर ये है कि इंडिया जो है, हमारा प्यारा देश इंडिया, ये एक चेस गेम जो FIDE चेस ओलंपियाड होता है, इसको इंडिया होस्ट करेगा। इंडिया जो है होस्ट नेशन बना है किस चीज का? FIDE चेस ओलंपियाड 2022 का। तो 2022 में जो 44th चेस ओलंपियाड होगा, इस 44th चेस ओलंपियाड में को इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है, इसके साथ हम लोग चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर में। अगला करंट अफेयर क्या है? ध्यान से सुनिएगा कि एक जो है ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है जो कि टेनिस खेलती हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक टेनिस प्लेयर है, इनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सिर्फ अभी 25 साल की, और 25 साल की एज में ये टेनिस से रिटायरमेंट ले रही हैं। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, नाम हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि वो कौन सी टेनिस प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया की जिन्होंने अभी रिसेंटली में ये बोला है कि वो अब टेनिस से रिटायर हो रही है। तो 25 साल की एज में टेनिस प्लेयर जो है ऑस्ट्रेलिया की, वो रिटायरमेंट ले रही है, नाम ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला करंट अफेयर क्या है? अगला करंट अफेयर भी ध्यान से सुनिएगा, काफी अच्छा है। अच्छा करंट अफेयर क्या है कि इंडिया की जो वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप जो हुई थी, SAFFU, ठीक है, SAFFU यानी अंडर 18, U18 का मतलब क्या है? अंडर 18। ठीक है, तो SAFF अंडर 18 जो वुमेन्स चैंपियनशिप हुई थी, उसमें इंडिया जीत चुका है। ठीक है, और ये 3rd एडिशन था SAFFU 18 का। SAFFU 18 जो चैंपियनशिप होती है, वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप, उसमें इंडिया जो है विनर है। इंडिया जीत गया है, विनर चिकन डिनर पबजी वालों। चलो आगे, अगर आपको करंट अफेयर की क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी। और उसके साथ साथ कमेंट में आपको सारे आंसर्स भी करने हैं जो हमने इस करंट अफेयर की क्लास में आपको दिए थे होमवर्क में। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।